नमस्कार मित्रों। आज जैसा आप यहाँ देख रहे हैं सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 4 है ये। और ये सेट नंबर 4 जो सामान्य अध्ययन का है वो है राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की जो वैकेंसी निकली हुई है, जो 19 तारीख को परीक्षा होनी है, जैसे जीआईसी प्रवक्ता भी कहा जा सकता है। और इसके 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। बने रहिए मेरे साथ में और वीडियो को पूरा देखें। दूसरी चीज़, अगर आवाज़ कम आ रही है फ़ोन में, इसमें आवाज़ कम है, अगर आवाज़ कम आए तो आप ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ ज़रूर करें, जिससे आप तक सही आवाज़ पहुँच सके। देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। अब इस काय से संबंधित है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन डी है गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। राइट आंसर इसका है घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, यानी राइट आंसर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ विस्तार नहीं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। अब सिंधु सभ्यता जो है वो काय से संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से है, या आद्य ऐतिहासिक युग से है, ऐतिहासिक युग से है, या उत्तर ऐतिहासिक युग से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आद्य ऐतिहासिक युग से। अगर इसकी बात हम करें तो आद्य इतिहास जो है या आद्य ऐतिहासिक युग है, ये क्या है? तो आद्य इतिहास का जो युग है वो वह युग है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण इससे कोई इतिहास या ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकलता है। ये इसको कहा जाता है आद्य इतिहास, क्योंकि इतिहास को जो है वो 3 भागों में विभाजन किया गया है। इतिहास का 3 भागों में विभाजन किया गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास और इतिहास। अब इनमें से सबका अगर अलग-अलग देखें, प्रागैतिहासिक का अगर देखें तो इसका तात्पर्य जो है उस काल से है जिसका कोई भी उल्लेख लिखित रूप में नहीं मिलता है। आद्य इतिहास का मैंने बता दिया कि इसमें कोई लिपि के साक्ष्य तो मिल जाते हैं, लेकिन अपठ्य हैं, दुर्बोध हुए, इसलिए इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। और इतिहास की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक काल की अगर बात करें, तो जो पढ़ने में भी आते हैं, दिखाई भी दे रहे हैं, और ऐसे जो प्रमाण जो मिले हैं उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मुगल नेता चंगेज खां का समकालीन था? राइट आंसर इसका होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। तो अगर इसकी जड़ में अगर हम इसको जाएं तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक और प्रथम सुल्तान माना जाता है। कहाँ का? दिल्ली का। इसी के काल में जो मंगोल नेता थे चंगेज खां, तो चंगेज खां ख्वारिज्म शाह के पुत्र जसासुद्दीन मकवर्नी का पीछा करते हुए सिंध तक आया था, और इल्तुतमिश ने मकवर्नी की सहायता ना करके मंगोल आक्रमण से बच निकला था वो। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का उत्तराधिकारी था, अब वो कौन था? शुजात खां था, इस्लाम शाह था, फिरोज शाह था, या मोहम्मद शाह आदिल था? इसकी अगर हम बात करें तो इनमें से राइट आंसर की अगर बात करें तो, क्योंकि यहाँ बात की गई है शेरशाह का उत्तराधिकारी, शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था वो था उसका दूसरा पुत्र, और जिसका नाम था जमाल खां। अब जमाल खां यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है,
जमाल खां। जमाल खां था, लेकिन इस जमाल खां को जब गद्दी पर बैठाया गया तब इसको इस्लाम शाह की उपाधि से नवाजा गया और तब से इसको इस्लाम शाह ही कहा जाने लगा। तो राइट आंसर इसका जो है वो इस्लाम शाह होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पहली बार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? प्रति व्यक्ति आय, राइट आंसर जो इसका है वो हमारे पास राइट आंसर, पहले तो ऑप्शन को ही देखें, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर जो इसका है वो है दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार 1868 ईस्वी में भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान जो दिया था वो इन्होंने ही दिया था। इन्होंने ही इसका अनुमान लगा करके पूरा इसको प्रस्तुत किया। जबकि अगर वैज्ञानिक की बात करें तो प्रथम वैज्ञानिक का जो अनुमान था वो डॉक्टर BKRV राव ने किया था। ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय के संबंध में जो अनुमान मिलते हैं उनमें भी दादा भाई नौरोजी का प्रथम स्थान ही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ऑप्शन में है हेनरी लॉरेंज, कर्नल फिनिक्स, हेर्से, सर ह्यूग व्हीलर। अब इन चारों में से कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन है? तो राइट ऑप्शन जो है वो है हेर्से, राइट आंसर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब वो किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने, JV कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? राइट आंसर यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस, यानी डी। अगर इस सुभाष चंद्र बोस हैं, अगर इसका पूरा विस्तार अगर हम देखें तो पूरा विस्तार तो पहले जो शुरुआत की चीज़ है वो यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिख रखी है, बस इसको यही देखना है कि किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर की थी। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसी अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने इसी समय पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भी की, जिसके सदस्यों में लाला श्रीराम, GD बिड़ला, विश्वरैया शामिल थे। इसी समय की बात है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? यहीं पर हमारे पास में एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उसमें तारीखें हो सकती हैं, तो तारीख जो आएगी वो 8 अगस्त है, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 अगस्त। अगर वर्ष पूछ लेता है तो 1942, और दोनों चीज़ें पूछ लेता है तो 8 अगस्त 1942। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कहाँ शुरू किया गया, कहाँ ये प्रारंभ किया गया? तो राइट जो आंसर इसका है वो राइट आंसर है हमारे पास बम्बई। इसकी शुरुआत बम्बई से हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। जो सही हालत में शुरू हुआ वो 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यहाँ पर यह पूरा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ और सही हालत में इसको जो किया गया वो अगले दिन से शुरू हुआ, यानी 9 अगस्त से उसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा
राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन को ही देख लें पहले। अरुणाचल में, असम में, मेघालय में, सिक्किम में। राइट आंसर जो इसका है वो है सिक्किम। ये सिक्किम में स्थित है। अगर इसका हम पूरा ग्राफ देखें तो ये भारत और चीन सीमा पर स्थित है और समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। भारत और चीन से होने वाले व्यापारिक मार्गों में से एक नाथुला भी है। भारत चीन युद्ध 1962 के पश्चात इसे वर्ष 2006 में पहली बार खोला गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? वो है ऑप्शन जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। राइट आंसर इसका है ए, जायरे। और बात यहाँ कही गई है विषुवत रेखा की। विषुवत रेखा की अगर हम बात करें तो अफ्रीका की कांगो, यानी इसको जायरे भी कहा जाता है, तो मध्य अफ्रीका में बहते हुए विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। 4700 किलोमीटर लंबी यह नदी जाम्बिया के उत्तर पूर्व से प्रारंभ होकर तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, मध्य अफ्रीका, कैमरून, कांगो, अंगोला और जायरे होते हुए अटलांटिक महासागर में जाकर ये मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का आटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी, थार। राइट आंसर डी होगा, थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अंध महासागर में, भूमध्य सागर में या हिंद महासागर में? राइट आंसर है भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? शून्य आधारित बजट। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत या फिर जर्मनी? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र, जो राष्ट्रीय ध्वज में बीच में चक्र है बना हुआ, वो स्वतंत्रता का प्रतीक है या न्याय का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है या फिर भाईचारे का प्रतीक है? राइट आंसर है न्याय का प्रतीक है। ये न्याय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धन विधेयक अनुच्छेद 110, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, न्यायिक पुनर्निरीक्षण अनुच्छेद 243, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। राइट आंसर यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है निगेटिव, यानी इनमें से गलत कौन सा है? तो इनमें से जो गलत है वो है हमारे पास सी, न्यायिक पुनर्निरीक्षण अनुच्छेद 243। क्योंकि ये जो संबंधित है 243, यह पंचायतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय के द्वारा? राइट आंसर है राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा। जब राष्ट्रीय आपात
घोषित कर दिया गया हो, उस समय इन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नेगेटिव पूछा गया है। ऑप्शन है, राजकोषीय नीति में कर और व्यय नीति को सम्मिलित करता है। बी ऑप्शन है, राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से है। सी है, राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। और डी है, राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। राइट आंसर जो इसका है वो राइट आंसर हमारे पास डी है। राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है, यानी स्थायी रखती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या फिर भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर इसका है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा एवं शाख नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? शेयर बाजार, फेमा, सेबी, एमआरटीपी अधिनियम या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका है सेबी। अगर इसको हम देखें तो अगर स्थापना की बात करें, इससे संबंधित सेबी की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। और इसका मुख्यालय से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो 1 मार्च 2017 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजय त्यागी सेबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 2017 से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर निवास अनुसार क्या थी? 3.4, 3.1, 2.3 या 2.8? राइट आंसर है 2.3, 2.3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन हमारे पास है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा। राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है। क्वेश्चन का सेंटेंस यहाँ कुछ अलग सा लग रहा है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। केवल ध्रुवों के, ऑप्शन में केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, सभी पारदर्शी माध्यम के। राइट आंसर इसका है केवल प्रिज्मों के, केवल प्रिज्मों के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृपों और उभयचरों दोनों का, या फिर पक्षियों का। राइट आंसर जो है वो हमारा राइट आंसर है सरीसृपों का। इसके साथ उभयचरों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। और इस हिसाब से जो राइट आंसर बनता है वो हमारा बनता है सी, सरीसृपों और उभयचरों दोनों का। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, यानी अधिकतम भार जो है वो किन चीज़ों से है? अस्थियों का है, या फिर शारीरिक अंगों का है,
त्वचा, मांसपेशी व अंगों का है या फिर जल का है? तो राइट आंसर जो है हमारा, वो राइट आंसर है डी, वाटर, जल। हमारे शरीर में भी 70% जल का ही अस्तित्व होता है, जल ही प्रवाहित है 70%। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर होता है। अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे आवश्यकता होती है बड़ी स्क्रीन की, जो कि हमारे पास नहीं है। तो फिर भी मैं इसका आंसर जो बता देता हूँ, जो राइट आंसर आएगा सॉल्व आप करके देखना। 40 आएगा, ये जो है 40 आएगा। वो कैसे कैसे आएगा वो देखते हैं। जो लाभ का परसेंट होता है, क्योंकि परसेंट जो लाभ का ये परसेंट पूछा गया है, लाभ प्रतिशत अगर पूछा जाए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है 100 गुणा लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य स्क्रीन यहाँ पर भाई छोटी पड़ेगी मेरे पास। अब इसका विक्रय मूल्य अगर देखा जाए, इसका विक्रय मूल्य देखा जाए यानी सेल प्राइस, तो सेल प्राइस को भी हमें देखना होगा क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सीपी यानी कैश प्राइस, वो है बराबर 5 मीटर। अब लाभ का प्रतिशत जैसे ऊपर बताया, तो उसके हिसाब से अब निकालें लाभ प्रतिशत। अब लिखने को जगह नहीं रही भाई। लाभ प्रतिशत बराबर, ये निकाला जाएगा इस तरह, 2/5 गुणा 100। अब हम इसको देखेंगे तो ये हो जाता है 200। 100 की और 2 की जब गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, और बटे में 5 है। 5 से जब हम 200 में डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 और 1 जीरो, यानी 40% ये निकल करके आएगा, 40%। तो राइट आंसर 40% होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए 6 प्रति वर्ष और 6 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की अवधि में 1120 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। भाई इसको भी ज्ञात करने के लिए उस सवाल से भी ज़्यादा, उस क्वेश्चन से भी ज़्यादा हमें जगह की आवश्यकता है, जो कि मोबाइल स्क्रीन पर इतनी जगह नहीं है। राइट आंसर मैं बता देता हूँ। राइट आंसर जो इसका निकल करके आएगा वो आएगा, ऑप्शन में दे रखा है 2400, 2200, 2000, 2600। यहाँ मजबूरी है, स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे हैदराबाद से प्रस्थान करती है और सुबह 11 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से सुबह 9 बजे प्रस्थान करती है और दोपहर 12:30 हैदराबाद पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय पर पार करेंगी? भाई इस क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व करने के लिए जगह की आवश्यकता चाहिए, लेकिन आप सॉल्व करके दोनों को देखें तो राइट आंसर जो इसका आएगा वो 9:56 AM इसका राइट आंसर होगा। इस समय पर ये एक दूसरे को पार करेंगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसके वक्र सतही क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा डी,
2112 सेंटीमीटर। अब वो कैसे होगा? क्योंकि त्रिज्या इसमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे रखी है, और वक्र सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। अब 2πr/h जो होता है 2πr/h, इनको हम सूत्र में लगा दें, या सूत्र में इसमें लगा देंगे, फार्मूले में इसको लगा देंगे, तो ये ज्ञात हो जाएगा। इसको इस तरह लगाएंगे, 2 इस तरह आ गया है ही है, गुणा जो पाई है, पाई का मान 22/7 होता है, गुणा आर हमारे पास 21 है और एच जो है वो हमारे पास 16 है। इन सबको हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास 2112 सेंटीमीटर आएगा, जो हमारा आंसर यहाँ पे डी होगा, 2112। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2020 के लिए किन 2 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चयन किया? ऑप्शन है हमारे पास इंदुमती कथिरेशन एवं सुनील छेत्री। क्योंकि 2 की बात आई है तो हर ऑप्शन में 2 लोग मिलेंगे। डालिया छिब्बर एवं इगोर स्टीमैक। गुरप्रीत सिंह संधू एवं संजू देवी। और डी है बाला देवी एवं अनिरुद्ध थापा। राइट आंसर है इसका हमारे पास सी, गुरप्रीत सिंह संधू एवं संजू देवी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाले लेखक मैरी के लुकास रिजनेवेल्स किस देश के हैं? ऑप्शन है नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड। राइट आंसर है नीदरलैंड। ये नीदरलैंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य संघ शासित राज्य में भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली। राइट आंसर है राइट आंसर इसका दिल्ली। दिल्ली होगा राइट आंसर। क्लियर है। और जब आपातकाल यानी कोविड-19 का आपात जब हुआ, इसकी घोषणा तब की गई। अगला क्वेश्चन है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? शांति के लिए ग्रेटा थुनबर्ग, डोनाल्ड ट्रंप, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एमनेस्टी इंटरनेशनल। राइट आंसर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी सी होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित युग्म से जो ये युग्म दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी पूछा गया है नेगेटिव। हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, ब्रज रास नृत्य, मिर्जापुर बिरहा गायकी मुबारक अली खां। यहाँ पूछा है निगेटिव। जो निगेटिव है हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव के लिए कहा गया है, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दे रखे हैं और ये ऑप्शन बिल्कुल हमारे पास गलत है। क्योंकि ये जो थे श्री राम श्रीवास्तव वायलिन वादक थे, बहुत अच्छा वायलिन, विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वायलिन के मैटर में ही। अगला क्वेश्चन है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध से, तो अर्जुन बांध से जो सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला है उत्तर प्रदेश का, वो है हमीरपुर।
हमीरपुर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि जंगल में घूमते हुए कोई वनस्पतिज्ञ कोई ऐसा पौधा पाया जाए, ये पा लिखा है, ये पाया जाए होना चाहिए, पाया जाए जो पहले कभी ना देखा गया हो, उसे क्या कह सकते हैं? आविष्कार, सृजन, नूतनन, ये नूतनतन या फिर खोज, क्या कहा जाएगा? अब ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में 4, बी में 1, सी में 3, डी में 2। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा? इसको कहा जाएगा खोज, और खोज जो है वो ए नंबर पर दे रखा है, तो राइट आंसर ए होगा, यानी खोज। अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी निम्नवत है 5, 7, 9, 11, 13, उपर्युक्त दी गई श्रेणी का 100वां पद होगा। ऑप्शन 203, 201, 197, 195। अब इसके लिए भी जगह हमें ज़्यादा चाहिए, जो कि जगह यहाँ पर कम पड़ेगी, और राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 203, वो 203 होगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके चित्र को देख रहा था? ये ब्लड वाले हैं, रक्त संबंध वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा अपने ये पुत्र की बात कर रहा है। ऑप्शन में दे रखा है अपने पुत्र का, या फिर ये अपने भतीजे की बात कर रहा है, या फिर अपने चचेरे भाई की, या फिर अपने पिता की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये अपने पुत्र का चित्र को देख रहा है और उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन को देखें, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, ये संजय की बात यहाँ चल रही है। संजय कह रहा है कि इसकी माँ, संजय कह रहा है इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी। अपने आप को आप मान लें अगर संजय, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल राइट आंसर अपने पुत्र का है ये। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? वैश्विक रिश्वत, ऑप्शन है 70वां, 75वां, 77वां, 80वां। राइट आंसर है यहाँ पर 77वां स्थान है। अब 77वां स्थान क्यों है, कैसे है? 18 नवंबर 2020 को जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान जो पाया है, जो मिला है, वो डेनमार्क है, एवं भारत को 77वां स्थान मिला है। इसमें कुल 154 देशों की सूची में अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया को मिला है। यह सूचकांक ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 किस देश की अध्यक्षता से संपन्न हुआ था? राइट आंसर है, पहले तो ऑप्शन देखें, भारत, ब्राजील, इटली, सऊदी अरब। राइट आंसर इसका है सऊदी अरब, ये सऊदी अरब में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोसेफ रोबिनेट बाइडन जूनियर, जो बाइडन अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने, यानी कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? क्वेश्चन 40। और लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है 45वें, 46वां, 47वां या फिर 48वां। तो राइट आंसर 46वां, ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने गए थे। ये 40 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको जरूर पक्का करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर इनसे मदद मिल सकती है।